एनटीए का जो भी चेयरमैन रहा है, जब वो पेपर लीक के कारण हटाया गया, 3 हटाए हैं और तीनों को बड़ा पद मिला है। एक व्यक्ति ये कहता है कि भाई युवा जो आज आवाज उठा रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, ये कॉकरोच है। क्या आप एक चीफ जस्टिस की अपेक्षा करोगे? और ऐसे चीफ जस्टिस से जो अपने आप को गांधीवादी पृष्ठभूमि का आया वह बताता हो, चाहे छात्राएं थी, चाहे दूसरी महिलाएं थी, या चाहे और कोई थी, चाहे वो पत्रकार थी, आम गृहिणी थी, आम गृहिणी जो भी थी, जी जी। उसके ऊपर इस तरह उनकी अस्मिता पर हमला, उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारना, उनको साथ दुर्व्यवहार करना, और वो भी पुरुष कर्मियों का, ये सरेआम हो रहा है। जब एक दिल्ली में बैठे हुए चीफ जस्टिस को नहीं पता तो उसको चीफ जस्टिस बने रहने का कोई हक नहीं। अप्रैल 2024 के अंदर जब नीट का पेपर लीक हुआ, तब से राहुल गांधी इस मुद्दे को कांस्टेंट उठा रहे हैं। ये मैं उनकी कमजोरी समझूंगा। मैं भी कह रहा हूं कि भाई उन्होंने सड़कों पर आंदोलन नहीं किया। जितनी भीड़ युवा कांग्रेस के अगर आंदोलनों में आज तक आई है इस मुद्दे को लेकर, उतनी तो अभी तक इकट्ठे भी नहीं हुए हैं जंतर मंतर पर। ये मान लेना कि मोदी जी को पता नहीं, मोदी जी को पता था, आक्रोश पैदा हो रहा था। इसीलिए ये सारा खेल जंतर मंतर पर रचा गया था, ताकि ध्यान हटाया जा सके, भटकाया जा सके, और राहुल गांधी युवाओं के हीरो न बन सके। वो ही अपने आप में शंका पैदा करता है कि भाई दीपके में ऐसी क्या, सोनम वांगचुक में ऐसी क्या खूबी थी कि सरकार ने उनके प्रति इतनी नरमी रखी कि संसद मार्च की उन्होंने अनुमति नहीं ली। उनको तो अनुमति फिर भी नहीं अनुमति नहीं ली, एप्लीकेशन भी नहीं दी, अनुमति छोड़िए। कि सरकार की एक स्क्रिप्ट थी कि ये आंदोलन होगा, इनके कहने से कुछ छोटी मोटी जांच वांच की मांग मान ली जाएगी, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, कह देंगे भाई जांच कर लेंगे, मुआवजा दे देंगे। परंतु और ये सारी स्क्रिप्ट तैयार थी। कोई राजनीतिक दल, कोई क्षेत्रीय दल जो चाहे कहे, जो चाहे दावे करे, परिवर्तन चाहने वालों ने, आम जनता ने राहुल गांधी को सर्वमान्य रूप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लिया, जिसको आप लोकतंत्र की जननी कहते हैं। इंग्लैंड पिछले 15 सालों में 7 बार प्रधानमंत्री बदले हैं, और किन्हीं न किन्हीं कारणवश वहां की जो परिस्थितियां हैं इस्तीफे देने पड़े हैं। तो लोकतंत्र के अंदर यह कहना है कि इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी, झड़ी क्या, रोज डेली हो जाए, फिर लोकतंत्र में और राजतंत्र में फर्क क्या है? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही के साथ। आपके सबके लिए ये जाना पहचाना चेहरा है। कांग्रेस के हरियाणा इकाई के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन आज कांग्रेसी नेता की हैसियत से हमने यहाँ इन्हें आमंत्रित नहीं किया है। कांग्रेस से भी ये तटस्थ भूमिका में रह रहे लंबे समय से, ज़्यादा आक्रामक नहीं है, लेकिन इनके ट्वीट आते रहते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सक्रिय हैं, फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय हैं, अपनी बात कहते रहते हैं। और भाजपा को असहज करने वाले जो एक्स प्लेटफॉर्म पर इनकी टिप्पणियां आती है वो सब आप लोग सुनते होंगे, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन भी सकते हैं। और आज हमने इनको आमंत्रित किया है, जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है छात्रों का, आंदोलन क्यों, किस लिए, इस्तीफा मांगना कितना प्रासंगिक, कितना जरूरी, क्या कांग्रेस आज उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जो कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किए थे। अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे, अलग अलग सवालों को लेकर के हम इनसे जवाब लेना चाहेंगे। इनका जो सोचने का जो तरीका है उस पर बात करेंगे। उम्मीद करेंगे कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके जो सही मायने में जवाब हो सकता है एक विचारक का, एक चिंतक का, उसी नाते आप विद्रोही जी बात करेंगे, उसी नाते जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तो ये, जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसे किस तरह से देखते हैं वेद प्रकाश विद्रोही? एनजेपी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है वो आज के युवाओं की यथार्थ है। युवाओं की सिस्टम के प्रति हताशा, बेरोजगारी के चलते हताशा, आर्थिक बदहाली के चलते अपने भविष्य के प्रति एक चिंता, और मोदी सरकार की पूरी फेलियर के खिलाफ ये युवाओं का एक बड़ा भारी जन आक्रोश है। ये आपने जवाब दिया कि ये युवाओं का आक्रोश है, जन आक्रोश है, फेलियर है मोदी सरकार का। वेद प्रकाश विद्रोही के थोड़े से कुछ दिन पहले के मैं एक्स प्लेटफॉर्म पर जब उनकी टिप्पणियां पढ़ता हूं तो मुझे लग रहा था वेद प्रकाश विद्रोही ये कह रहे थे कि कांग्रेस
को कमजोर करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र है। आप क्या कहेंगे? इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश मान रहे हैं, उपज मान रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने सवाल पूछा था जंतर मंतर पर एकत्रित होने वाले युवाओं के। जी जी, आप इन दोनों बातों को अलग अलग देखिए। आप अलग अलग करके बता दीजिए। हाँ, मैं तो आपकी जो, हाँ मैं जी, बता रहा हूं। जी जो युवाओं में आक्रोश है वो स्वाभाविक है जी, वो किसी के कहने से नहीं हो रहा, वो परिस्थितियों से उपजा हुआ आक्रोश है और युवाओं को एक स्थान मिल गया इकट्ठा होने का, इकट्ठा होकर अपने रोष को प्रकट करने का। पर जो आंदोलनकारी हैं जी, उनकी नीयत पर भी संशय है। और आंदोलनकारी में मैं बिल्कुल साफ साफ हाँ, एक बार आयोजक कोकरोच जनता हाँ, पार्टी के अभिजीत हाँ, दीप के हो गए और दूसरे सोनम वांगचुक हो गए, वो जो दोनों बैठे हैं। हाँ, विशेष रूप से उनका अनशन अभी जारी है। जी हाँ, जी हाँ। उनकी भूमिका पर मैं पहले भी शंका व्यक्त कर रहा था, आज भी शंका व्यक्त कर रहा हूं। और मेरी शंका ये कोई ऐसा नहीं है कि आधारहीन है, उसका कारण है जिन लोगों ने आंदोलन जिंदगी में नहीं देखे, जिन्होंने कुछ आंदोलन किए नहीं, उनके लिए ये नई बात हो सकती है, उनकी समझ में नहीं आती होगी। पर मेरा जैसा व्यक्ति जो पिछले 50 सालों से आंदोलन की राजनीति से जुड़ा हुआ है, मैं 1977 से आंदोलन की राजनीति से जुड़ा था, 76 से, तो अब 2026 में हम खड़े हैं, तो पूरा मेरी जिंदगी का 50 साल हो गया। 19 साल के एक छात्र और युवा के नाते मैं आंदोलन में आया था और तब से लेकर आंदोलन ही मैं करता रहा हूं। और हम तो पैदाइशी कांग्रेस विरोधी हैं। कोई सवाल करेगा कि भाई कोकरोच जनता पार्टी जो अचानक अस्तित्व में आई और बिल्कुल इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण अस्तित्व में आई, उसको आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ क्यों खड़ा करती? देखिए, कोकरोच पार्टी का जो जन्म हुआ वो हमारे चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत जी की अहंकार की वजह से हुआ, क्योंकि दुर्भाग्य है, तो अभी भी अहंकार की भाषा बिल्कुल अहंकार, बड़ा दुर्भाग्य है, मैं यही कह रहा हूं, बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे ज्यादा अपने आप पर गलानी होती है। जी जी, जिस छात्र को कभी मैं सामाजिक जीवन में लाया था और जो कभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को छात्र जीवन में मैं जब से सामाजिक जीवन में लाया था, जो एक गांधीवादी सोच का व्यक्ति छात्र था और एक लंबे समय तक गांधीवादी सोच का व्यक्ति रहा हो, गरीब के लिए लड़ने की, गरीब के लिए कुछ करने की जिसमें तड़फ रही हो, वो व्यक्ति चीफ जस्टिस बनकर इस तरह के अहंकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, मुझे आश्चर्य है। मैं उनके चीफ जस्टिस के बनने के बाद उनके फैसलों पर कोई टिप्पणियां नहीं कर रहा, मैं केवल उनके आचरण पर टिप्पणी कर रहा हूं। मैं उनसे, ये तो ठीक है, वो चीफ जस्टिस के नाते उनकी बंदिशें होंगी, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ कानूनी मजबूरियां होंगी, कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां होंगी कि वो सरकार की लाइन तो करते होंगे या नहीं करते होंगे, परंतु अहंकार होना या न होना ये तो व्यक्ति का आचरण है। एक व्यक्ति ये कहता है कि भाई युवा जो आज आवाज उठा रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, ये कॉकरोच है, क्या आप एक चीफ जस्टिस की अपेक्षा करोगे? और ऐसे चीफ जस्टिस से जो अपने आप को गांधीवादी पृष्ठभूमि का आया हुआ बताता हो, और वो चीफ जस्टिस जब छात्रों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर आक्रमण हुआ हो, आक्रमण हुआ हो, और स्वयं जिसके केवल 2 ही बच्चियां हैं, 2 बच्चियों का पिता है, वो उनके बच्चे भी नहीं, केवल 2 बच्चियां हैं, वो 2 बच्चियों का पिता चीफ जस्टिस के रूप में, जब लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ है, आप उस आंदोलन से सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, पर महिला अस्मिता के ऊपर जिस तरह पुरुष कर्मियों ने आक्रमण किया है, वो तो कोई छुपी हुई बात नहीं। मैं ये भी नहीं कह, इस बात का मैं बचाव नहीं कर रहा कि वे पुलिस कर्मियों पर अराजक तत्वों ने आक्रमण नहीं किया होगा, किया होगा। इन सब बातों को मानते हुए भी क्या पुलिस कर्मियों का, महिला, चाहे छात्राएं थी, चाहे दूसरी महिलाएं थी, या चाहे और कोई थी, चाहे वो पत्रकार थी, आम गृहिणी थी, जो भी थी, उसके ऊपर इस तरह उनकी अस्मिता पर हमला, उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारना, उनको साथ दुर्व्यवहार करना, और वो भी पुरुष कर्मियों का, ये सरेआम हो रहा है। जब एक दिल्ली में बैठे हुए चीफ जस्टिस को नहीं पता तो उसको चीफ जस्टिस बने रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस का काम है संविधान की रक्षा करना और हर एक व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा करना। और वो अपने जवाबदेही से भाग रहा है कि हमारे पास समय नहीं है।
फिर मैं एक और बात कहूंगा जो मैं कहना नहीं चाहता था, जो मेरे मन में थी बहुत दिनों से, परंतु मैंने कभी कहा नहीं। इसी जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश की एक ब्राह्मण परिवार की विवाहित लड़की का आत्महत्या का मामला उठाया, अच्छी बात है, जबकि उसका मामला, उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर चुका था, फिर भी उसने उठाया स्वतः संज्ञान लेकर। वो एक महिला की आत्महत्या का मामला था, वो उसके लिए महत्वपूर्ण था, वो उसके लिए महिला के अधिकारों की रक्षा का मामला था। और दिल्ली के अंदर सैकड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार उसकी नाक के नीचे हो रहा है, वो उसे फालतू मामला लगता है। ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। तो ये अहंकार की तो इसलिए आप आदर सूचक भी नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं छुप धोकर बोल रहा हूं। छुप धोकर मैं छुप धोकर बोल रहा हूं। मैं छुप धोकर इसीलिए बोल रहा हूं, मैंने कभी आज तक तो छुप धोकर भी माननीय मैंने आज तक कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कहा कि मेरे द्वारा प्रशिक्षित है। मैंने हमेशा बचाव के लिए सहयोगी के नाते जानकार के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये न तो मैंने इस बात को कभी आज तक सार्वजनिक किया इस तरह जैसे मैं आज कर रहा हूं कि मेरे क्या संबंध रहे थे उनसे। मैं उन संबंधों के कारण, अपने संबंधों के कारण, व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों के कारण उसके इस आचरण से छुप दूं, ताकि उसको पता चल जाए कि जो कभी तेरे शुभ चिंतक थे, जो जिनका तू बहुत अपने पिता समान आदर करता था, अपने परिवार के भाइयों से ज्यादा आदर करता था, तुम भी करते थे, तुम्हारी पत्नी भी करती थी, वो आज तुम्हारे पुराने साथी, पुराने मित्र दुखी है, कितने क्षुब्ध हैं तुम्हारे आचरण से, अहंकार के आचरण से। चलिए अब इस विषय को आगे बढ़ाते। तो आंदोलन जो उपजा उसका कारण आपने बता दिया। ये आंदोलन की दिशा है, पैदल मार्च का आह्वान किया कि हम संसद मार्च करेंगे, संसद तक पहुंचेंगे। इसको कहाँ संवैधानिक अधिकार के रूप में देखते हैं संसद तक मार्च को लेकर के? अगर संसद का घेराव किया जाएगा, संसद चल रही है, तो पुलिस बल प्रयोग तो करेगी ना, किसी न किसी तरह के कोई न कोई तरीका तो होगा ना पुलिस के पास। कैसे रोकेगी आंदोलनकारियों को? जी, आपने पहला सवाल पूछा था कि भाई आपका डिफरेंस क्यों था। मैं उसकी 2 लाइन बता के आपके सीधे सवाल का जवाब देता हूं। आप माने या नहीं माने, आप राहुल गांधी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, पर इस देश में पहली बार एक राजनेता ने युवाओं के मुद्दे को उठाया है। नीट को लेकर कह रहा हूं मैं, और वो कोई आज से नहीं उठाया। अप्रैल 2024 के अंदर जब नीट का पेपर लीक हुआ, तब से राहुल गांधी इस मुद्दे को कांस्टेंट उठा रहे हैं। ये मैं उनकी कमजोरी समझूंगा। मैं भी कह रहा हूं कि भाई उन्होंने सड़कों पर आंदोलन नहीं किया, उनको करना चाहिए था, पर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस नीट कोटा में गए थे, नीट 26 के कोटा में बोलने गए थे छात्र, बोलने नहीं गए, सुन लीजिए, नीट 26 के कर दी थी छात्रों के गूंज के माध्यम से, और मीडिया नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब है आंदोलन नहीं हो रहा था। छात्रों के आंदोलन, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस, हजारों लाख तक के छात्रों के जुलूस पिछले 2 महीने से भारत की विभिन्न शहरों के अंदर निकाल रहे हैं। इसका मतलब है जितनी भीड़ युवा कांग्रेस के अगर आंदोलनों में आज तक आई है इस मुद्दे को लेकर, उतनी तो अभी तक इकट्ठे भी नहीं हुए हैं जंतर मंतर पर। लेकिन मीडिया नहीं दिखाया, मीडिया नहीं दिखाया, तो इसीलिए ये कहना कि भाई वो नहीं कर रहे थे गलत है। वो कर रहे थे पर मीडिया उसको दिखा नहीं रहा था। तो मुख्य धारा का मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? वो उसका कारण है ना, मुख्य धारा का मीडिया मोदी जी के कब्जों में है, और मोदी जी जानते थे कि भाई आंदोलन बड़ा जबरदस्त हो रहा है, युवाओं के अंदर जबरदस्त आक्रोश पैदा हो रहा है। ये मान लेना कि मोदी जी को पता नहीं, मोदी जी को पता था आक्रोश पैदा हो रहा था। इसीलिए ये सारा खेल जंतर मंतर पर रचा गया था, ताकि ध्यान हटाया जा सके, भटकाया जा सके, और राहुल गांधी युवाओं के हीरो न बन सके। राहुल गांधी को साइडलाइन करने के लिए ये दीप के नाम का आदमी आया। अब आप कह रहे हो प्रायोजित क्यों था? जो मैंने बात शुरू की थी, वो जस्टिस सूर्यकांत का मामला ना आता तो मैं उसी पर आ रहा था। हमें 50 साल हो गया आंदोलन करते करते, देखते देखते, खुद भी किया है, सरकारों में भी कुछ दिन रहे हैं, वरना मेरा तो सारा जीवन सरकार के विरोध में रहा है, और सरकार में भी मैं रहा हूं तो मैं तो सरकार की विरोधी अपनी सरकार की भी आलोचना में रहा हूं। अगर आप 10 साल के कांग्रेस यूपीए के राज की बात करें तो मैं समझता हूं जितना बीजेपी ने विरोध किया है उससे कम मैंने भी विरोध नहीं किया कांग्रेस का। ये तो ये प्रमाण है। तो आंदोलन कोई करता है तो दीपके में ऐसी कौन सी ऐसी खूबी थी कि जंतर मंतर पर जब 10 आदमी भी इकट्ठे होते हैं,
अब रेवाड़ी के लोगों से पूछ लेना आप जी। वो मैं रेवाड़ी को उदाहरण आपकी इसलिए दे रहा हूं कि रेवाड़ी के लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार एम्स के मुद्दे को लेकर एक दिन का जंतर मंतर पर धरना दिया था। जी। तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने एक अनुमति लेनी पड़ी थी, पुलिस के पास गए थे, अनुमति मिली थी, तब जाकर वो 100 लोग जंतर मंतर पर बैठे थे। पुलिस ने उनको स्थान आवंटित किया था, भाई यहां बैठोगे। तो जंतर मंतर पर कोई भी व्यक्ति बगैर पुलिस की सहमति अनुमति के नहीं बैठ सकता, और कोई गलती से बैठ जाता है तो उसे 1 घंटे के अंदर उठा दिया जाता है। तो भाई दीपके में ऐसी कौन सी खूबी थी कि जो अमेरिका में रहता था, अमेरिका में रहता था, अमेरिका से आता है उसी दिन फ्लाइट से आता है, एयरपोर्ट पर उतरता है और एयरपोर्ट पर ही पुलिस पहुंच जाती है और वहीं उससे बात करती है, बात करके बिना अनुमति सीधा जंतर मंतर पर ले आती है और उसे प्रदर्शन करने की अनुमति दे देती है बिना मांगे। आश्चर्य की बात है। और जब से ये आंदोलन इकट्ठा हुआ है जंतर मंतर पर, कोई अनुमति नहीं ली है और नहीं हटाया। तो कांग्रेस थोड़ा सा डिस्टेंस इसीलिए लेकर चली शुरू में। कांग्रेस का डिस्टेंस एक अलग चीज है, कांग्रेस का हम वो उस पर बात करेंगे ना, कांग्रेस की भूमिका क्या रही, उसके ऊपर भी आ रहा हूं। तो वही अपने आप में शंका पैदा करता है कि भाई दीपके में ऐसी क्या, सोनम वांगचुक में ऐसी क्या खूबी थी कि सरकार ने उनके प्रति इतनी नरमी रखी कि संसद मार्च की उन्होंने अनुमति नहीं ली। उनको तो अनुमति फिर भी नहीं अनुमति नहीं ली, एप्लीकेशन भी नहीं दी, अनुमति छोड़िए, उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी कि जी हम बैठ रहे हैं, हम अनुमति ले रहे हैं, हम अनशन कर रहे हैं, कुछ नहीं ली। उनसे तो इतना प्रेम। और कोई एक व्यक्ति भी बैठता है। लेकिन मैं बीच में बात कर, लेकिन निषेधाज्ञा लागू की सरकार ने, अनुमति नहीं ली। कब उन्होंने जो घोषणा की, घोषणा के बाद नहीं, कोई घोषणा के बाद संसद मार्च की जो घोषणा की नहीं की, उसका भी मैं बता रहा हूं। ये भी एक भ्रम है। जब भी संसद का अधिवेशन चलता है, ये आज से नहीं है, जब से आतंकवाद का दौर आया है, 80 से पहले कभी धारा नहीं लगती थी। और पता नहीं कितनी बार मैं स्वयं जो संसद के मुख्य गेट हैं जिन पर वो चाहे वो संसद मार्ग से आता है जंतर मंतर से, और चाहे हम चलते हैं राष्ट्रपति भवन, अब वही है, भवन तो वही है ना, भवन वही है, रास्ते वही हैं, रास्ते नहीं बदले हैं। चाहे आप वो जो राजा जी मार्ग की तरफ से होते हुए उधर सेना भवन की तरफ से आते हो, और चाहे आप इस गेट से आते हो, ये जो संसद मार्ग के गेट से, गेट पहले भी लगे हुए थे, आज भी वही गेट है, उसी के अंदर भवन है। वहां तक पता नहीं कितनी बार हम गए हैं। और उसकी भी छोड़िए, जो संसद में जिसमें आप रोज देखते हो कि हमारे सांसद जिसमें प्रवेश करते हैं और वो द्वार है, उस द्वार तक हम प्रदर्शन करते करते गए हैं, कभी लगती नहीं थी। पर जब 80 के बाद जब से आतंकवाद का दौर आया है और जब से धरने प्रदर्शन हुए हैं, तब से संसद का सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले धारा 144 कहते थे, अब 163 कहते हैं, वो दिल्ली के पूरे एरिया में अपने आप लग जाती है। तो ये जो धारा लगी थी, ये उसी संदर्भ में लगी थी। और ये कोई संसद मार्च कोई नया नहीं है, संसद मार्च तो बहुत पुराना है। आपको याद हो, लोहिया दिन तो उदाहरण दिया था कि संसद अब गूंगी बहरी हो चुकी है, संसद बेमानी हो चुकी है, संसद में घेराव करो, चलो संसद मार्च करो। तो ये संसद मार्च का नारा 60 साल पुराना है। और आपको ये भी याद होगा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद के अंदर बैलगाड़ी लेकर गए थे। तो ये संसद मार्च का आंदोलन हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास की एक प्रक्रिया है। ये कोई अवैधानिक नहीं है। चलिए, हमारे सवाल बहुत ज्यादा हैं फिर उसमें। संसद मार्च की तरफ जब बढ़ रहे थे यूथ, जब संसद मार्च की तरफ बढ़े, उन्हें रोका गया, जो पुलिस की भूमिका है उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस बात से तो मैं सहमत हूं कि संसद मार्च तब भी होता है तो जो थाना है संसद मार्ग के ऊपर, जो थाना बना हुआ है संसद मार्ग का, जिसे हम संसद मार्ग का थाना बोलते हैं, उस थाने तक जाने देते हैं लोगों को। पहला बैरिकेड तो ये बिल्कुल जंतर मंतर के पास ही लगा देते हैं, और एक लास्ट बैरिकेड जो अपना रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक का जो रफी मार्ग की तरफ से रास्ता आ रहा है, उसके पास लगा देते हैं। उससे आगे नहीं जाने देते। वहां तक उससे आगे कोई जाता भी है तो फिर वो भाई कूद के जाता है, तोड़ कर जाता है, उसके लठ पड़ते हैं,
वो पिटता है, गिरफ्तार होता है, क्योंकि हमने जब आंदोलन किए थे तो हम तो गिरफ्तार होते थे, लठ पिट लगते थे, जेलों में भेजते थे, परंतु अब जेलों में नहीं भेजते, डिटेन कर लेते हैं। इस बात को आंदोलनकारी भी जानते हैं और पुलिस भी जानती है कि बल प्रयोग तो होता है। तो जब कोई आदमी उस सीमा को लांघेगा, वो जो तो बल प्रयोग होगा, तो बल प्रयोग तो अनिवार्य रूप से होगा। पिटने के लिए तैयार होते हैं, वही जाते हैं, वही जाते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस आंदोलन पर लाठी वहां तक पड़ी, अश्रु गैस छोड़े, वहां तक तो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा मैं आपत्ति नहीं देखता। परंतु जो व्यवहार पुलिस का था कि भाई आपने और किस तरह की लाठी और किस तरह का वो जो होता है उसका वो गन जो पैलेट गन चला, अब ये कह रहे हमने पैलेट गन नहीं चलाई। अगर आपने पैलेट गन नहीं चलाई तो जो साहिल लोचब नाम का लड़का है जिसकी आंख खराब होगी, जो हॉस्पिटल में तुम्ही ने जब एडमिट कराया था, डॉक्टर ही कह रहे हैं भाई पैलेट गन से इनकी आंख खराब होगी। तो पैलेट गन तो कभी प्रमाण हो गया एक तरह से, आतंकवादियों पर चलाई जाती। तो पैलेट गन चलाना ये गलत, ये पुलिस की भूमिका हो गई ना, फिर पुलिस ने गलत चलाई पैलेट गन। हाँ मैं कह रहा हूँ लाठीचार्ज तक सही है, लाठीचार्ज नहीं, फिर महिलाओं के साथ किया वो गलत। फिर दूसरी बात यह है, अगर आपकी नीयत साफ थी, अगर आपकी मिली भगत नहीं होती, तो मेरा जहां तक मानना है, मैंने उस दिन भी लिखा था जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया था, और मैं उस बात पर आज भी कायम हूं, जब आपने सोनम वांगचुक को उठाया अनशन से, और जब किसी व्यक्ति को अनशन पर उठा लिया जाता है, वो अस्पताल में चला जाता है, मैं उस बात को आज भी कायम हूं, उसका अनशन तो उसी समय टूट जाता है। क्योंकि अस्पताल में कोई जब एडमिट कर दिया जाता है तो इसका मतलब है डॉक्टर उसको फ्लूइड वगैरह देते हैं, और भाई उसमें दूसरा खाना भोजन भी मात्रा चली जाती है। कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार के अंदर ग्लूकोज नहीं चढ़ी होगी? तो जब फ्लूइड चढ़ता है तो अनशन तो वैसे ही टूट जाता है। तो सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर के, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी पहले दिन, वो कम आई ना, वो उस मांग को लेकर के उसी बार जी तो उसको जब उठाया तो 50 लोग ही थे। तो जब दीप के था ये तो था भी नहीं, ये तो बताया जा रहा कहीं और कहीं सो रहे थे। तो जब इसको फिर ये खुद ही कह रहा है कि जहां ये ठहरा हुआ था वहां इसको पकड़ लिया था, तो जब इस और खुद ही कह रहा है कि मेरे को पिटाई करी, पुलिस नट रही है कह रहा है, मैं उसी की बात मान लेता हूं। जब पुलिस ने वहां डिटेन कर लिया था इसको, तो फिर इसको छोड़ा क्यों, वापिस लाकर क्यों बैठाया? एक जब मुख्य किरदार ही आपने खत्म कर दिया, अनशन वाले को ही आपने उठा लिया। आपने देखा था जब ये लड़कियां बैठी थी आपके हरियाणा की कुश्ती वाली, तो जब उनको उठाया तो उनका सारा ताम झाम भी साथ साथ उठा दिया था और वो खत्म कर दिया था। तो फिर इनको क्यों बैठाया? अगर सरकार की विशेष मेहरबानी कहीं न कहीं नहीं होती तो इनको बैठाया क्यों? इनको बैठाना का इसका जवाब भी दे दीजिए, क्यों बैठाया सरकार? इसीलिए बैठाया ना कि सरकार की एक स्क्रिप्ट थी कि ये आंदोलन होगा, इनके कहने से कुछ छोटी मोटी जांच वांच की मांग मान ली जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, और कह देंगे भाई जांच कर लेंगे, मुआवजा दे देंगे। परंतु और ये सारी स्क्रिप्ट तैयार थी। कांग्रेस इस पूरे एपिसोड में मार्च में शामिल नहीं हुई, धरने में शामिल नहीं हुई, एक तरह से डिस्टेंस बना के रखी, थोड़ी औपचारिकता कर दी होगी, कोई नेता चला गया, क्यों? कांग्रेस का आंदोलन था नहीं, ये आंदोलन था स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जैसे मान ली जाए। लेकिन एक टाइटल था कॉकरोच जनता पार्टी का था। स्वतः फुर्तुल यूथ आए हैं, जो संसद मार्च में यूथ आए हैं, वो तो स्वतः फुर्त है। फिर राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता, प्रियंका गांधी, चाहे हरियाणा के तमाम नेता, ये सब जाकर के पीएम आवास के निकट क्यों बैठे? इन्होंने क्यों धरना शुरू किया? जब युवाओं पर लाठी चार्ज हुआ तो स्वाभाविक है, विपक्ष के नाते इनका एक कर्तव्य था कि भाई जो युवाओं के ऊपर जो चार्ज हुआ है उसके ऊपर संसद में बहस की मांग की थी इन्होंने। स्पीकर का कहना ही बिल्कुल गलत था। स्पीकर बोला मैं सरकार से पूछूंगा, तो इससे इन्होंने लगा, जो मैसेज गया कि भाई स्पीकर तो कुछ अपना है ही नहीं, ये तो सरकार की कठपुतली है। तो इन्होंने उस मांग को, युवाओं का जो ऊपर आक्रोश था और जो खुद चला रहे थे, कांग्रेस ही तो चला रही थी छात्रों के गूंज कार्यक्रम से, उसको बल देने के लिए और जो छात्रों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ था उस पर रोष प्रकट करने के लिए विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी थी कि वो देश के सेंटिमेंट के साथ चले। तो विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने सेंटिमेंट, कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई विपक्ष के नाते। भाई जो विपक्ष की भूमिका किसी के आंदोलन को तेज करने की नहीं होती है। विपक्ष की भूमिका तब होती है जब कोई आंदोलन के ऊपर
जुर्म होता है। जी। और जब कोई प्रमुख विपक्षी दल आवाज ना उठाए तब कटघरे में खड़ा होता है। इसमें आपका अपना कांग्रेस- आंदोलन है, आप हर कोई ये कहे कि भाई जो आंदोलन कर रहा है, भाई राहुल गांधी मेरे अब आदमी भेजे मेरे पास वो आए। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने सोच के हिसाब से, अपनी अपनी दिशा के हिसाब से काम करती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के कहने में, सोनू वांगचुक के कहने की थोड़ी चलेगी, या कांग्रेस पार्टी के कहने से थोड़ी चलेगी। हर पार्टी का अपना प्रोग्राम है, कोई भी पार्टी किसी कहने से नहीं चलती। दिल्ली में जब आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे बैठे, अरविंद केजरीवाल बैठे, तब तो तमाम आ गए थे। योगेंद्र यादव भी उसी टीम में थे, आज आपके राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते। जब उस समय उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकल करके दिल्ली की सत्ता में आई, आपको लगता है इस आंदोलन से भी कोई नई राजनीतिक धारा कॉकरोच जनता पार्टी निकल पाएगी? दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ था वो तो प्रमाणित हो गया कि बीजेपी आरएसएस का आंदोलन था। इसमें कुछ कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो उनकी अन्ना हजारे केजरीवाल बीजेपी के कहने से बीजेपी के थे, वो इनके पास से उल्टे पड़ गए और कांग्रेस से गलती हो गई। कांग्रेस से ये गलती हो गई, उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवा दिया। अगर कांग्रेस उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनवाती तो केजरीवाल की राजनीति का पतन तो उसी समय शुरू हो जाता। क्या होता उस समय? केजरीवाल को नहीं बनवाते तो सत्ता में कौन आते? बीजेपी आ जाती। परंतु ये आप पार्टी तो नहीं पैदा होती ना। किसको समर्थन देते? बीजेपी के पास नहीं बहुमत नहीं था। कांग्रेस को क्या जरूरत थी समर्थन बीच में बोलने की? ना समर्थन देने की जरूरत क्या थी कांग्रेस? आप लड़ लेते दोनों लड़ लेते, अपने आप कर लेते फैसला कि भाई आप पार्टी सरकार बनाएगी या क्योंकि कांग्रेस के तो दोनों ही विरोधी थे, तो कांग्रेस का वो निर्णय ही गलत था। अब आप गलत निर्णय करोगे तो उसके परिणाम आज तक कांग्रेस भुगत रही है। 15 साल से सत्ता से बाहर है। अगर कांग्रेस उस समय ये ऐसा गलत निर्णय नहीं करती तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। तो ये तो गलत निर्णय था। परंतु आज जो उस समय परिस्थितियां अलग तरह की थी, क्योंकि उस समय दिल्ली बेस तक मामला था और दिल्ली बेस तक वो बीजेपी का बनाया हुआ प्लान था कि भाई कांग्रेस को खत्म करो, दिल्ली से इसको ले आओ। परंतु कांग्रेस का व्यापक आधार वो खत्म तो नहीं हुई। अब जो ये कॉकरोच पार्टी है, ये कोई उस तरह का तो है नहीं आंदोलन। और जो लोगों के सामने अनुभव रहे हैं 2012 के अन्ना आंदोलन के, उससे भी जनता कोई नए लेने के तैयार नहीं है। कुल मिलाकर के प्रमुख विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ही है। लोगों ने मान लिया ना। आप किसी भी निष्पक्ष, जितने पत्रकार वहां जा रहे हैं, जितने यूट्यूबर जा रहे हैं, जब वो उनसे ये पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उसी आंदोलन में जितने लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। तो इसका मतलब है कि युवाओं की जो नजर है वो राहुल गांधी पर है। इस समय कोई माने या न माने, अब आप मेरे ऊपर दर्शक आपके या आप या कोई श्रोता ये आरोप लगा सकता है कि मेरी कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है इसलिए मैं कांग्रेस को महिमा मंडित कर रहा हूं। पर ठीक है, आपका अधिकार है, मेरी आलोचना करें, मेरी बात को माने या ना माने। पर मेरा विश्लेषण बड़ा साफ है। कोई राजनीतिक दल, कोई क्षेत्रीय दल जो चाहे कहे, जो चाहे दावे करे, परिवर्तन चाहने वालों ने, आम जनता ने राहुल गांधी को सर्वमान्य रूप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लिया। अब वो दूसरी बात है कि भाई कितने लोग इनके पक्ष में वोट देते हैं, कितने लोग मोदी के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में। चलिए, आंदोलन की चर्चा चल रही थी, आंदोलन पे ही आते हैं। अब क्या होगा इसमें? अंतिम परिणति क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आएगा, सरकार झुकेगी, या सरकार बीच में ही लिपापोती कुछ होगा, कोई और रास्ता निकलेगा? और कांग्रेस इस मामले में कहां तक जाएगी? सरकार ने तो अपनी चाल चल दी। सरकार ने कहा कि हम बिना शर्त चर्चा के लिए तैयार हैं और भाई कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पीछे तक की होनी चाहिए, मिल का हो, युवाओं के भविष्य की चर्चा करें, भाई विपक्ष वालों की भी करें। उन्होंने तो वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे वो बिल्कुल ही केवल युवाओं के बड़े हितैषी हैं। अब ये और सोनम वांगचुक से कहा दिया कि वो इस्तीफा नहीं मांग रहा, तो उनकी तो भूमिका बड़ी साफ है कि कांग्रेस को और विपक्ष को जाल में फंसाकर, चर्चा करवाकर एक मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो और भाई कुछ जो सुधार स्वाभाविक होने चाहिए। वो तो मोदी जी भी सोचते होंगे कि भाई जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर इतना भारी युवाओं के अंदर आक्रोश पैदा हो गया तो सुधार तो करना ही पड़ेगा। एक अहम सवाल, कांग्रेस शासन में भी जमकर पेपर लीक हुए। अशोक गहलोत को हटाने के लिए बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर आई थी, आज उसी मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। फर्क है। हमारा
तो मैं समझ गया थोड़ा फर्क बता दीजिए आप, फिर हम तो आगे चर्चा करें। क्षेत्रों के जो स्टेट्स में ये पेपर लीक होते हैं, कांग्रेस राज में भी हुए हैं, और राजस्थान का जो आप कह रहे हो परफेक्ट उदाहरण है, सच है ये। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राज के अंदर पेपर लीक इतने बड़े कभी नहीं हुए। कोई एक आध का उदाहरण आपको मिल जाएगा, पर राष्ट्रीय स्तर पर कभी पेपर लीक नहीं हुए। और विशेषकर जो नीट के हैं, यूपीएससी के हैं, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं के हैं, कांग्रेस राज में, केंद्र पर बात कर रहा हूँ, स्टेटों में हुए हैं। अब हरियाणा, जैसे 24 पेपर लीक बताते हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत के में हुए, खट्टर राज के अंदर 35 हुए हैं, हरियाणा के अंदर। तो राज्यों के अगर उदाहरण देखोगे आप, तो हो सकता है और राज्य में 35 से ज्यादा मिल जाएंगे। युवा तो खुद को ठगा ही खाता रहा है ना, मान रहा हूं सभी राज्यों में, सभी कार्यकाल। उस बात में कहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर इस तरह इस्तीफे मांगे गए, निर्वाचित प्रधानमंत्री है, निर्वाचित सरकार है, प्रधानमंत्री ने मंत्री नियुक्त किया है धर्मेंद्र प्रधान को, अगर इस तरह इस्तीफे मांगे गए तो क्या कांग्रेस के राज में भी आपने देखे होंगे किस तरह इस्तीफों की झड़ी लग गई थी, फिर एक नई शुरुआत नहीं हो जाएगी? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही लेनी पड़ती है। उदाहरण बता रहा हूं आपको जी। पिछले 15 साल के अंदर जी, जो आपको जननी कहते हैं आप, जिसको लोकतंत्र की, इंग्लैंड, आपने ठीक निष्कर्ष, जी जी हाँ, जिसको आप लोकतंत्र की जननी कहते हैं, इंग्लैंड, पिछले 15 सालों में 7 बार प्रधानमंत्री बदले हैं, और किन्हीं न किन्हीं कारणवश वहां की जो परिस्थितियां हैं, इस्तीफे देने पड़े हैं। तो लोकतंत्र के अंदर ये कहना है कि इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी, झड़ी क्या, रोज डेली हो जाए, फिर लोकतंत्र में और राजतंत्र में फर्क क्या है? ये निष्कर्ष की बात आई है जो आप कह रहे हैं। कांग्रेस के राज में जब आंदोलन हुआ था, चाहे बाबा रामदेव बैठे हों, चाहे अन्ना हजारे बैठे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल बैठे हो, कई नेताओं की बलि हो गई थी। ये जरूरी है लोकतंत्र के अंदर। अगर लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगी, और जवाबदेही क्या कोई छोटे कर्मचारी को दंडित करने से थोड़ी पूरी होती है। जवाबदेही का मतलब क्या है? जवाबदेही का मतलब है जो सिस्टम का हेड है, सिस्टम का हेड कोई सेक्रेटरी नहीं होता। सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? आज देश का सिस्टम है, देश के सिस्टम का हेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मंत्रालयों के सिस्टम का हेड है विभिन्न मंत्री, जो भी हेड है। तो सिस्टम का हेड जब तक जवाबदेही नहीं लेगा, नीट पेपर लगातार तो मोदी की जिम्मेदारी नहीं है बतौर प्रधानमंत्री? उसकी भी है, पर मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूं। आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगोगे तो फिर तो भाई देश कैसे चलेगा? तो किसी ने मोदी का तो अभी तक नहीं मांगा है। मोदी का प्रतीकात्मक है जी जी, वो तो कि मोदी माफी मांग ले, इस्तीफा दे दे, वो प्रतीकात्मक है। अगर मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं लेंगे तो जो लगातार पिछले 4 सालों से लीक हो रहा है, कोई नया तो है नहीं। 23 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, 26 मतलब लेना चाहिए नीट पेपर, मतलब लेना चाहिए ना, नीट पेपर लगातार हो रहा है, और एक नीट पेपर कम से कम 1.5 करोड़ लोग बच्चे देते हैं, 1 से 1.5 करोड़ रुपए, 1 से 1.5 करोड़ बच्चे, फिर उनकी ट्रेनिंग आपने पता है, हर एक के बच्चे हैं जिसमें करोड़ों रुपए, एक में कम से कम 2, 3, 5 लाख, 1.5-2 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक बच्चे की। ये सारा जब आप कोचिंग वगैरह लगाओगे कितना भारी पैसा लगता है, और उसका पेपर लगातार 4 बार हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान लगातार शिक्षा मंत्री है। और सबसे बड़ी बात जो अंत में कहना चाहता हूं, एनटीए इसकी परीक्षा लेता है, और जितनी बार एनटीए परीक्षा लेता है, जो पेपर लीक होते हैं, और जो एनटीए से जिसने भी पेपर लीक करवाया उसको बड़ा पद दिया जाता है। लास्ट कह रहा हूं, एनटीए का जो भी चेयरमैन रहा है, जब वो पेपर लीक के कारण हटाया गया, 3 हटाए हैं, और तीनों को बड़ा पद मिला है। इसका मतलब है इनाम मिला है। इनाम मिलने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का संरक्षण था कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया था, अब हमने तू हट भी गया। मैं कंक्लूजन कर देता हूं आपकी बात का। विद्रोही जी ने बताया एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, या एनटीए के जो प्रभारी रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, उनको बदला गया है, और बदले जाने के बाद उन्हें सत्ता ने इनाम दिया है। सीधे तौर पर सत्ता की संलिप्तता है, और इस आंदोलन को लेकर के विद्रोही का सीधे सीधे कहना है
कि युवाओं में आक्रोश है वह पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म बेशक कॉकरोच जनता पार्टी ने दिया, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस की जो दिशा है वह दिशा सही है। विद्रोही जी का यह जरूर कहना है कि कांग्रेस को इस आंदोलन को सड़क पर पहले ही लेकर आना चाहिए था। जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी लेकर आई, इसी तरह पहले सड़क पर इस आंदोलन को लेकर आना चाहिए था, ताकि कांग्रेस मुख्य भूमिका में दिखाई देती। लेकिन साथ साथ यह भी कहना है कि मुख्य भूमिका में कांग्रेस रही है, लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है उसने आंखें बंद कर ली है, वह गोदी मीडिया बन गया है। इसलिए जो कांग्रेस का आंदोलन है उसको धार मिल रही या नहीं मिल रही है, जन समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह जनता तक कम पहुंच पाता है। इसलिए कांग्रेस जो लगातार अभी सक्रिय है, कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रहेगी। और 2029 का जो चुनाव है आने वाले समय में, वह राहुल गांधी को ये स्वाभाविक नेता मानते हुए विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग, विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे, ऐसा इनका मानना है। आपकी बात को बढ़ाते हुए अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व को किसी भी हालत के अंदर अपने सहयोगी दलों के दबाव में नहीं आना चाहिए। उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की राजनीति आज हमारे देश में चल रही है, ईडी सीबीआई का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, उसमें किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति विशेष के क्षेत्रीय दल के नेता को दबाव में ले लिया जाता है और दबाव में लेकर डीरेल सरकार करवा देती है आंदोलन को। तो कांग्रेस को अपने मुद्दों से डीरेल नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत के अंदर जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे, कांग्रेस की चले या ना चले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। नहीं, कांग्रेस को इस पर अड़े रहना चाहिए। चाहे बहस में कांग्रेस को वॉकआउट करना पड़े कि भाई चलो बहस करनी है, हमारे सहयोगी कर रहे, तुम कर लो, हम वॉकआउट करेंगे, पर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे दिए बगैर बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कोई समझौता कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। बेशक चाहे सोनम वांगचुक करे, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी करे, विद्रोही जी ने अपनी पार्टी को अपनी पार्टी कहेंगे, है तो आपको बेहतर कहीं ना कहीं है, तो कहीं ना कहीं दिशा देने का काम किया है। विद्रोही जी आपका धन्यवाद, सार्थक चर्चा हुई। आपकी चर्चा पर लोगों की जो टिप्पणी आएगी वो देखते हैं, आपके बातों से कहां तक लोग सहमत हैं। धन्यवाद आपका।